पढ़ा, ठीक, और कोशिश की कि उसकी एक फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है एटलीस्ट उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, ताकि जो कंफ्यूजन्स हैं, ठीक है, और जो कुछ मिथ्स हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे के बारे में, वो खत्म हो, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है वो मेहनत तो करते ही करते हैं लेकिन वो सही डायरेक्शन में मेहनत करें, ठीक है। तो इसीलिए फिर आज की जो क्लास है, ठीक है, ये कल की क्लास की एक्सटेंशन है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो हम और करेंगे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो बेहतर हो, ठीक है, और एक जो राइटिंग है उसकी तरफ आप आए, यानी कि आपने अपना जो कीमती वक्त है या पैसे हैं वो अब आपने राइटिंग और इवेल्युएशन पर फोकस करना है। जो स्ट्रक्चर है वो ये इस तरह दो चार दफा लिखने से छोटी मोटी उसके अंदर वेरिएशंस आती रहेंगी, ठीक है, वो करने से ही होती है, वो भी आप सबको पता है कि वो सिर्फ कह देने से नहीं होनी। तो आपको अब स्ट्रक्चर वगैरह पे इंशाल्लाह मजीद कुछ पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है। जी, तो पहली जो स्टेटमेंट जी हमने ली है, ठीक है, वो है, ये आप लोग भी साथ साथ कोशिश करें कि ये इसका स्ट्रक्चर डेवलप करते जाएं, ठीक है। इज वर्ल्ड पीस रियली पॉसिबल, ठीक है। तो ये जी एक स्टेटमेंट है, हाइपोथेटिकल हमने एक स्टेटमेंट ले ली है, ठीक है, शायद कभी पास्ट पेपर में मेरा ख्याल आई है, बट एनी हाउ दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब आर्गुमेंटेटिव जो राइटिंग है उसके कुछ बुनियादी असूल आपने ज़हन में रखने हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो एक इसके ऊपर अपना स्टैंस या जो थीसिस है वो डेवलप करना है। तो चूंकि हमने कल बात की थी कि जो आर्ग्यूएबल टॉपिक्स हैं वही आर्ग्यूमेंट हो सकता है उन पर, तो अब इसकी दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आप जिस तरफ भी जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि जो वर्ल्ड पीस है वो पॉसिबल है, ठीक है, उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आउटशाइन करते हैं ग्लोबल जो अनार्की है या ग्लोबल या वर्ल्ड वॉर है उसको, ठीक। तो ये फॉर एग्जांपल आपका जो है वो स्टांस है, और इसकी एक आधी आप साथ जो है वो एक दो सॉलिड जो रीजंस है वो भी साथ आप मेंशन कर दें कि वर्ल्ड पीस के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये पॉसिबिलिटी है, वो इस रीजन की वजह से, ठीक है, इस रीजन की वजह से, ठीक है, वो जो है वो उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा उसके प्रोस्पेक्ट्स जो है वो हाई है और वो हो सकता है, ठीक है। तो जाहिर बात है जब आपका थीसिस जिस तरह का होगा उसी तरह का ही हम फिर जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसको भी हम उसी तरह ही क्राफ्ट करेंगे, और उस इंट्रोडक्शन की जो फॉर एग्जांपल जो है हमने उसके ऊपर जो है वो एक पूरा जो इंट्रोडक्शन का ये पैराग्राफ डेवलप किया है, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ तक, ठीक है जी, ये हमारा एक पैराग्राफ है। तो इसके अंदर जो है अब हम जो है जो अब यहाँ पर मेरा एक इख्तलाफ है, जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं जिनका जो एक एक मार्केट मेथड है, ठीक है, उस चीज से, और वो ये है कि हमारे यहाँ जनरली बच्चों को ये बताया जाता है कि जो आपकी आउटलाइन है वो सारे की सारी जो है उसको आपने रेप्लिकेट करना है, ठीक है, उसकी कह लें ग्लिम्पसेस जो हैं, ठीक है, ये आपने जी अपने इंट्रो के एक हिस्से के अंदर इनको जरूर मेंशन करना है, चाहे वो जहां पर भी करें, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात जो है ना ये बड़ी पर्टिनेंट बताई जाती है
मेरा ये मानना है कि यही जो बात है, अगर इसको एनालाइज कर लिया जाए अकल के असूल पर, कोई राइटिंग के कॉमन सेंस के असूल पर, तो क्या वजह है कि आप स्टूडेंट को एक वो चीज जो कि अपनी नोयत में एक पैराग्राफ है, ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो आइडिया हो गया ना कि इंट्रोडक्शन का भी जो पैराग्राफ है वो भी तो एक पैराग्राफ ही है ना। मतलब वो कोई और चीज तो दुनिया में नाजिल नहीं हुई ना, ठीक है, वो भी एक पैराग्राफ ही है। अब स्टूडेंट को करना क्या है, स्टूडेंट को ये करना था कि वो जो ये जो उसने थीसिस लिया है, उसको ये बात पता हो जाती कि भाई एफपीएससी कहती है कि जो क्रेडिट है वो मिलेगा रेलेवेंस का। ये एफपीएससी कहती है, ठीक है, एग्जाम टेकिंग बॉडी, ठीक है जी। और पेपर पे लिखा होता है वाजे, क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और बाय द वे, इन तीनों चीजों के ऊपर हमारा इंग्लिश ऐसे के हवाले से एक ऑलरेडी डिटेल्ड लेक्चर पड़ा हुआ है कि रेलिवेंस से क्या मुराद है, क्लैरिटी से क्या मुराद है, और ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है। वो आप सेपरेटली देख सकते हैं, ठीक। तो अब स्टूडेंट को ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि जो इंट्रोडक्शन है, वो चूंकि आप कारी आर्ग्यूमेंट रहे हैं, क्या कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट आपने एक दावा किया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्ग्यूमेंट कह लें, वो दावा होता है, ठीक है, जिसको आप दलील के साथ, सबूत के साथ, ठीक है, आपने साबित करना है, ठीक है, तब जाके तो ये एक मुकम्मल जो है वो आर्ग्यूमेंट। तो आपने यहां पर एक क्लेम छोड़ा है, एक क्लेम किया, एक दावा किया है, ठीक है। तो अब यहां पर जो इंट्रोडक्शन है, इसकी जो टोन होगी, इसके अंदर जो एक आपकी बात के अंदर जो वो कह ले, एक उसका टेक्सचर होगा, ठीक है, जो उसका एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो आप लैंग्वेज यूज करोगे, मुझे बताएं कि अगर इसकी जगह कुछ और वर्ड लिखा होता, कोई और ऐसे लिख रहे होते, तो फिर ग्लिम्सिस देनी है, इसका मतलब है जो मर्जी ऐसे आ जाए ग्लिम्सिस देनी है। मतलब बेशक उसकी टोन आर्ग्यूमेंटेटिव है नहीं है, बेशक वो हो सकता है कोई लिटरेरी ऐसे हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई रियली नीड टू हैव योर कमेंट ऑन दिस, कि यार अगर ग्लिम्सिस देनी है तो फिर इसका मतलब है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हो, लिटरेरी ऐसे हो, ग्लिम्सिस ही देनी है। तो फिर वो जो ऐसे की एसेंस थी कि उसमें कोई चीज प्रूव करनी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी चीज को सिर्फ खाली बयान करना वो अलग बात है, और जब उसको प्रूव करोगे तो वो बात अलग है। इसकी बेहतरीन और छोटी सी मैं मिसाल आपको ये देता हूं। मैं आपको कहता हूं यार, आप अपना जो कमरा है, ठीक है, उसको मुझे बताएं कि वो उसके बारे में मुझे तफसील से बताएं। जी, पिक्चर जो है, जी पिक्चर क्लियर है जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपका कमरा है, जी ठीक है, जो आपका कमरा है, ठीक है, उसको आप बयान करें। तो जाहिर बात है आप क्या बताओगे, ठीक है, सर ये इसका साइज है, ठीक है, ठीक है, इतना इसका साइज है, ठीक है, ये इसकी एक तरफ जो है वो ये चीज है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो फला चीज है, इसकी ये जो साइड है ये खाली है, इसका ये अलमारी कबर्ड लगी हुई है, इसमें ये फला चीज ये है, इसमें ये है, ये है, ये है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि आप ये साबित करें कि आपका जो कमरा है वो सबसे बेहतरीन है, आपका कहना है कि मेरा कमरा सबसे बेहतरीन है, तो इसके लिए अब आपको क्या जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, कैसे है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए, क्या इन दोनों बातों के एक्सप्रेशन में, बोलने में, बात करने के अंदाज में, लिखने के अंदाज में फर्क आएगा या नहीं आएगा। जी अब इससे आसान मिसाल मैं नहीं दे सकता।
सही है जी। इससे आसान मिसाल मैं नहीं दे सकता जी। फर्क आएगा। तो अगर ये फर्क आएगा जी, अगर ये फर्क आएगा तो फिर मुझे बताइए कि क्या पूरी पूरी आउटलाइन को रेप्लिकेट करने की जरूरत है? जी, क्या ये मेथड जो है ये रट्टा मेथड नहीं है? क्या ये फिर एक फार्मूला ना हुआ कि स्टूडेंट को वक्ती तौर पर ये लगेगा कि मुझे लिखना आ गया है, उसको तो फौरन से लगेगा कि मुझे तो माशाल्लाह से लिखना आ गया। ठीक है, क्योंकि उसको एक जायचा दिया गया और उसके अंदर उसको कहा गया ये लो भाई अपनी अकल का इस्तेमाल मत करो, ये लो ये एक जायचा है, ये एक ढांचा है, इसके अंदर आप फिट इन हो जाओ। ठीक है। तो ये मैं आपको बात कल से कर रहा हूं। ठीक है कि भाई जब आप आर्ग्यूमेंट को या कोई भी जो चीज होगी उसकी असल जो पहचान कर लोगे ना, तो फिर आप कॉन्शियस राइटिंग करेंगे, शौरी राइटिंग करेंगे, फिर आप फेल भी होंगे, आपको पता होगा आप क्यों फेल हुए, और आप पास होंगे आपको पता होगा मैं क्यों पास हूं। ये नहीं है कि तुका प्रोग्राम चल गया तो बस ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके अंदर जो 80% हमारी टोन रहनी चाहिए, जो हमारा डोमिनेंट कह लें कंटेंशन रहनी चाहिए, उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ और रेलिवेंस के साथ हमने बात करनी है पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीस, क्योंकि ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है। तो इसीलिए फिर हम जो हमारा लिखने का जो स्टाइल होगा, जो हमारी बात की जो एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, जो हमारी टोन होगी, ठीक है, वो ऐसा लगेगा कि कोई वकील साहब जो है वो बात कर रहे हैं, यानी कि वो बात मनवाना चाहते हैं। ठीक है, बड़ी जोर जोर से और बड़े तगड़े तगड़े दलाइल देकर, तो ये जो है अपनी बात में वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं। लो जी। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब मैं पूरा ऐसे लिखूंगा आज। सही है? ये मैंने आउटलाइन नहीं बनाई, यानी कि आउटलाइन का पहला पॉइंट था ना, सबको समझ आ गई ना, तो आप सेपरेट आउटलाइन बना सकते हो। लेकिन अब मेरा दिल है कि पूरा ऐसे लिखा जाए आज। क्या कहते हैं आप लोग? कि मैं इसी तरह आगे आउटलाइन का सिर्फ पॉइंट बताता जाऊं और उसके नीचे जो लिखना है जिस तरीके से लिखना है, ठीक है, मैं फिर वो भी बताता हूँ, ताकि ना बच्चों को कंफ्यूजन खत्म हो। ठीक है, क्लैरिटी आए कि यार ये पंगा क्या है, ये मसला क्या है, इतनी जो मेहनत करते हैं ये क्यों जाया चली जाती है। ठीक है। चार चार दफा ऐसे फेल करके भी नहीं पता आज तक भी कि क्यों नहीं जो है वो हम पास करते या फेल करते, तो कम से कम कोई बेसिक्स तो क्लियर हो ना हमारी। चले जी। अब जी इसकी जो दूसरी, जी जी, अब इसकी जो दूसरी हेडिंग है, ठीक है, वो बनेगी आर्ग्यूमेंट्स। और बाय द वे हेडर कोई भी बन सकता है, लाजमी नहीं कि आप इस तरह से ही लिखें कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ। ठीक है, आप अपनी इंग्लिश और अपनी जो माइंड की क्रिएटिविटी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, इस इधर हमारे पास जो है वो आपको इस तरह की कोई बात नहीं मिलेगी कि ये हरफ आखर है। हरफ आखर नहीं है कुछ भाई। ठीक है। तो ये आ जाएगा वर्ल्ड पीस, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर एक बात बहुत जरूरी है, ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जब आप इसको खुद लिखोगे ना, ग्लिम्सिस के बगैर लिखोगे, तो फिर मैं कहता हूं ये इंट्रोडक्शन कहलाएगा ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन। आपका अपना इंट्रोडक्शन, आपकी क्रिएटिव जो सलाहियत है कि आप एक चीज को प्रूव करने निकले थे, तो फिर ये कोई मैकेनिकल ऐसे नहीं होगा, यानी कि ये कोई स्ट्रक्चर नहीं आपको दिया जाएगा। जी, बल्कि फिर आप जो है वो खुद जो है वो इसको लिख रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि कॉमन सेंस की बात बताएं कि यहां पर जो एक आखिरी फिक्रा होगा या जो टोन होगी वो किस तरह की होगी, वो ट्रांजिटरी होगी। ठीक है, ट्रांजिशन होगी उसके अंदर। ठीक है जी, उसके अंदर जो है वो ट्रांजिशन होगी, और यहां नहीं भी होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है इन चीजों पर बात करने से पहले यहां पर जो है वो ट्रांजिशन जो है वो ऐड करेंगे, यानी कि उसको कहेंगे कि भाईजान अब मैं जरा ये वाली बात जो है ये या लॉजिकली लगेगा अच्छी राइटिंग होगी।
ठीक है जी। जी क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने पहला आर्ग्यूमेंट दिया है, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट दिया है, मैं फॉर एग्जांपल ये मैं इस तरह लाइन लगा रहा हूँ, ये हमने पहला आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, ये हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, ये हमने तीसरा आर्ग्यूमेंट दिया, ये हमने चौथा आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है। अब बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे टू लिखा है, तो ये बिल्कुल एक एक बेहतरीन जो है ना वो एक इसके अंदर जो है ना वो एक तरतीब हो, ठीक है, और आपका पेपर जो है वो नीट एंड क्लीन हो, ठीक है, और जी, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में जो है वो बिल्कुल भी कोई मसला ना हो, ठीक। अच्छा जी, अब ये जो है, ये जब आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, ठीक है, इस अपने उस मेन आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है, या आपने जो दलाइल दिए, तो इनमें से हम कोई भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और उसको क्राफ्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आप में से कोई एक बच्चा हमारी मदद कर दे, जिसकी रीडिंग बहुत अच्छी है, कि वो ये बता दे कि कोई एक रीजन बता दे जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो वर्ल्ड पीस है वो पॉसिबल है, ठीक है जी, कोई एक रीजन बता दे, ठीक है जी। हमारा जो मेन थीसिस होगा वो है पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल पीस, इसके हक में हम दलाइल दे रहे हैं, इसकी फेवर में। अच्छा जी, हम कोई भी ले लेते हैं, मैं यहाँ पर इस बहस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे यहाँ जाहिर बात है आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर भी तो एक सब्जेक्टिविटी है, ठीक है जी, एक सब्जेक्टिविटी है कि जी कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ठीक है। तो हम ना एक जो आप लोग बता रहे हो उन्हीं में से कोई कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपने फिर उसके ऊपर वो नहीं बात करनी कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है ना, मैं तो उसके उस चक्कर में भी जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो पैराग्राफ का हमारा टाइटल यहां से पॉइंट ले लिया कि जो, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसने पॉसिबिलिटी ऑफ जो ग्लोबल पीस है जी, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको बढ़ा दिया। अब हमारा ये जो पैराग्राफ है ना स्टूडेंट्स, ये बात वो सीखने की है, याद रखना है कि आपने किसी मौके पर भी अपने आप को ना, मैंने फिर कहा है कि अपने आप को वकील वाली मेंटालिटी से नहीं निकालना, क्योंकि ये जो पैराग्राफ भी आप लिखने जा रहे हो ना, ये सिंपल वर्ड्स नहीं है, दीज आर नॉट वर्ड्स, ठीक है, दीज आर वर्ड्स मेंट टू प्रूव समथिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कल एक बात की थी कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे या कोई भी जो ऐसे है, ठीक है जी, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे या कोई भी जो ऐसे है, ठीक है भाई, एफपीएससी को आप हल्का मत लें, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खास तौर पर वो बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझसे कोई ना कोई किसी से हवाले से अटैच है, उन बच्चों से खास तौर पर कि यार वो बार बार कह रहा है आपको कि आप मुख्तलिफ डिस्कोर्सेज यूज करें अपनी बात करते हुए, आप नरेशन करें, ठीक है, आप जो है वो एक्सपोजिशन करें, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन करें, ठीक है, और आप आर्ग्यूमेंटेशन करें, ठीक। तो इसका मतलब है जब वाजे तौर पर आपको पता है कि आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि जो आपकी मेजोरिटी ऐसे की टोन होगी ना, अब ये मैं आपको ये भी सिखाना चाह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर ये बाकी के जो डिस्कोर्सेज हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है, और करना भी है कि नहीं करना, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ जो मार्केट के अंदर ऐसे सिखाया जाता है उसमें इन डिस्कोर्सेज की जो प्रैक्टिस है वो ना होने के बराबर है, बहुत रेयर है, होगी लेकिन बहुत कम है, एक कल्चर का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, ठीक जी। एनीवेज, तो अब जी, ये चारों यूज हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव जो है उसके अंदर भी ये तीनों यूज होंगे, लेकिन फिलहाल मेरा कहने का मकसद ये कि जो डोमिनेंट हमारा डिस्कोर्स है,
जी, जो डोमिनेंट हमारा, जी मैं अभी साम्या, ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ये आगे अभी फिलहाल पहला पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंटेटिव के अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव ही लिख रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये तीनों पैराग्राफ, ये दो पैराग्राफ कम से कम आगे डेवलप करके दूंगा कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर कितना प्यारा लगता है नरेशन और एक्सपोजिशन, और मतलब आप ये यूज कर सकते हो, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक है, बल्कि बहुत खूबसूरत लगेगा, वो मजेदार लगेगा, ऐसे लगेगा कि ऑर्गेनिकली और नेचुरली लिखा गया है। वो कोई ठप्पा प्रोग्राम नहीं है कि जी बस ये करना है और ये करना है और ये करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं कि क्लियर हो गया कि ये जो पैराग्राफ है ये आर्ग्यूमेंटेटिव लिखेंगे हम, और उसका जो मौजू है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो है जी, इसने वर्ल्ड पीस की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है, पैरा आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ का बताइएगा जी प्लीज, पहला असूल क्या होता है, जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगी उसकी नोयत कैसी होगी। जी, ओपनिंग जो स्टेटमेंट होगी उसमें हम क्या करेंगे, जी उसमें हम एक थीसिस, एक क्लेम, एक्सीलेंट आंसर्स, शाबाश, वेल डन। ठीक है जी, हम एक क्लेम करेंगे, जी हम क्लेम करेंगे। ठीक है, हम जो है वो एक थीसिस जो है वो लिखेंगे। तो अब जरा इसका थीसिस बताइए जी, क्या बनेगा। तो आपका जो स्टांस है वो क्या है, आपका अब स्टांस ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, ठीक है, इज अ रोड, ठीक है, ठीक है, टू ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको आगे अपनी अपनी राइटिंग जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, सेंटेंस कितना लंबा बनाना है, क्या करना है, क्योंकि आगे भी तो आपने, अब आगे इसको एक्सप्लेन करें आप नंबर 2 के ऊपर। तो आप बताएं जी कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने इकोनॉमी को इंटरलिंक कर दिया है। ठीक है, अब इकोनॉमीज इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं। ठीक है, फिर आप बता सकते हो जी कि अब जो है वो जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उनको बंद रख के तो आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। ठीक है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट ये चीजें चलनी चलनी है, मूवमेंट होनी होनी है, इसको आप नहीं रोक सकते। ठीक है, तो इस तरह की बात आप करें। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात आप करें जी, ठीक है, कि अभी फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल देते हैं, आप कहते हैं जी देखिए यूक्रेन वॉर हुई है। ठीक है जी, ये अब हम मिसाल दे रहे हैं, यूक्रेन वॉर हुई है। ठीक है, दो मुल्क हैं जी, ठीक है, रशिया, ठीक है, और यूक्रेन। ठीक है, वो वॉर में गए हैं, ये इशू की नोयत है उनका आपस का टेरिटोरियल इशू है, फॉर एग्जाम्पल, या कल्चरल इशू है या टेरिटोरियल इशू है, वो कोई भी आप फिर लिख लो। ठीक है, लेकिन उसने हुआ क्या है, उससे हुआ ये है कि उसका एक ट्रिगर इफेक्ट आया। ठीक है, उसका एक स्नोबॉल का इफेक्ट आया, और उसने जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है जी, उसको फॉर एग्जांपल जी इतने परसेंट जो है, ठीक है, वो डेंट डाला है उसकी वजह से। ठीक है जी, उसकी वजह से जो है वो ये हो गया है। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो ये हो गया है। ठीक है, और उसकी वजह से पूरा थर्ड वर्ल्ड का बता दें जी। ठीक है, कि वो कंट्री बेचारे जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उनके यहाँ पॉवर्टी बढ़ी है, उनके यहाँ जो है जी वो जो बेसिक कमोडिटी की प्राइसेस है वो इंक्रीज की है। सही है, आप जी जी बिल्कुल ऐसा ही, आप साम्या मैं यही बात करूं, आप इसकी जगह पर बिल्कुल एक नया पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, मसलन ग्लोबलाइजेशन पर ही बात करनी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जी कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक इंटीग्रेशन का नाम है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंटीग्रेशन हो रही है, इंस्टीट्यूशनलिज्म हो रही है, लेकिन अगर इसके मुकाबले में जी जो फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म है, ठीक है, अगर उनको हम तकवीत देंगे, उनको हम हवा देंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से फर्दर डिवीजन हो जाएगी, डिवीजन होगी तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, रेसिज्म और बढ़ेगा। ठीक है, और फिर वही बात कर दे उसकी, वो क्या नाम था उस बंदे का यार, ये सैमुअल पी हंटिंगटन वाली क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर वाले बंदे की। ठीक है, उसका रेफरेंस दे दे। ठीक है, कि जी उसने भी यही कहा था कि जी जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे, और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इससे आप साबित कर सकते हो। और चौथी चीज क्या है कि अब आपने इसको एविडेंस देके तो इसका कंक्लूजन निकाल दिया। स्टूडेंट्स, आप सबको ये जहन में रखना है कि यहां मैं
जो बात आपको असल में सिखाना चाहता हूँ वो ये नहीं थी। ये मुझे पता है, ये अब आपके लिए हलवा है। ये चीज जब आप 10 पैराग्राफ लिखो, ठीक है, ट्रस्ट मी, आप 10 पैराग्राफ लिखिए, ठीक है, और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये असल बात नहीं है। यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी गलती हमारे यहाँ हो रही है, ठीक है, और ये टीचिंग में भी हो रही है और ये स्टूडेंटशिप में भी हो रही है, वो ये है कि एक डिस्कोर्स होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोजिशन, ठीक, जिसको आप एक्सपोजिटरी एसेस बोलते हो, ये एक्सपोजिशन। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है, ठीक है, कि एक्सपोजिशन और आर्ग्यूमेंटेशन, सही है, ये बहुत सारी चीजों में ना ऐसे लगता है कि एक जैसे हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। एनर्जी क्राइसिस, जी, इन पाकिस्तान। जी हसन नवाज, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो हम पैराग्राफ में भी दे सकते हैं। एक पैराग्राफ काउंटर आर्ग्यूमेंट वाला भी लिख लेंगे, कोई उसमें वो दोहराई की बात नहीं है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ना, ये कोई हदीस नहीं है। हम पूरे ऐसे का भी एक कलेक्टिव काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हैं, हम पैराग्राफ वाइज भी रीजॉइंडर दे सकते हैं। तो इट इज अबाउट द प्रैक्टिस, ठीक, डन हो गया। अच्छा जी, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स और डेटा जो है उसके बगैर ये टॉपिक हल नहीं हो सकता, यानी कि इसका सही जवाब नहीं दिया जा सकता इफ वी डोंट कोट डेटा और स्टैटिस्टिक्स। जी, मेरा ख्याल है कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है वो एग्री करेंगे कि इसके अंदर जो है वो हमें ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है, कि पाकिस्तान की जो है वो फॉर एग्जांपल जी डिमांड क्या है, ठीक है, जी सप्लाई क्या है, ठीक है, पाकिस्तान का जो डेफिसिट है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, पाकिस्तान ने जो पेमेंट्स करनी है, ठीक है, वो कितनी है, ठीक है, पाकिस्तान के जो गर्दिशी कर्जे हैं वो कितने। जी, कोई स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो स्टैट्स और डेटा हमने यहाँ दिया है। अच्छा, अब मजे की बात होती है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर भी तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स और डेटा दे सकते हैं, सही है। तो मैंने ये जो एसेस अभी इस दफा अपने सुपर सेशन के बच्चों के चेक किए हैं, या ओवरऑल जो इस दफा चेकिंग की है, ऑलमोस्ट 500 400 के करीब एसेस जो है ना वो कॉपीज चेक किए हैं, ठीक है। मैंने जो 90% स्टूडेंट्स के अंदर मिस्टेक देखी है ना, ठीक है, वो ये देखी है कि उनको ये नहीं पता कि जब वो स्टैट्स या डेटा कोड करते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, और आर्ग्यूमेंट के नीचे वो स्टैट्स और डेटा दे के समझते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट हो गया है। एक्सपोजिशन के अंदर डाटा देने में और आर्ग्यूमेंट के अंदर डाटा देने में एक बड़ा बुनियादी फर्क है। ये डिमांड और सप्लाई और डेफिसिट और पेमेंट, ये हमें एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान के बारे में एक्सपोज कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में तफसील से बयान, उसको ओपन अप कर रहे हैं, उसकी सिवियरिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये ग्राउंड हालात है, ये चीज है। इधर जो डेटा दिया जाता है वो आइसोलेशन में नहीं दिया जाता। जी, इधर जो डेटा दिया जाता है वो आइसोलेशन में नहीं दिया, इधर आप उस डेटा को एज अ एविडेंस पेश कर रहे होते हो, किसके लिए, जो क्लेम आपने कर रखा होता है, ठीक है। मैं इसकी आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं। आपने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग ये एग्जांपल के मेरे साथ हैं। जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू पॉवर्टी, ठीक। आप लोग जो बच्चे पुराने हो, खास तौर पर आप लोग कभी नोट कीजिएगा, जिन्होंने यानी कि एसेस लिखे हुए हैं पहले, पुराने अपने एसेस निकाल के देखिएगा, अपने पैराग्राफ की क्वालिटी कभी चेक कीजिएगा। उसमें आपने गलती ये की होगी कि आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये होती है, ये होती है और ये होती है।
ओके। और साथ ही आपने ये कह दिया होगा कि फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान है जी, उसके अंदर जो पॉवर्टी है वो इतने परसेंट बढ़ गई है, ठीक है, वो इतने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई है, ठीक है, और इतने परसेंट जो है वो एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, और इतने परसेंट इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, और सुसाइड हो रहे हैं। और यकीन कीजिए, आपकी जो इवेल्युएशन भी हुई होगी ना, वो क्या हुई होगी कि बिल्कुल ये ठीक लिखा है। कैन यू आइडेंटिफाई द ब्लेंडर इन दिस पैराग्राफ? जी, कैन यू आइडेंटिफाई द ब्लेंडर? और वेरी बेसिक कह लें चीज है, लेकिन मैं उसको ब्लेंडर कह रहा हूँ। बड़ी बुनियादी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की जो तबाही है वो उतरी है यहाँ पे। और वो ये है कि हमने इस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट एक्सप्लेन कर दिए, और इस वेरिएबल को भी इंडिपेंडेंट जो है वो, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन हमने ये साबित करना था कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेब क्या पॉवर्टी की एक रीजन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्या पॉवर्टी की एक रीजन है या ज्यादा हो सकती हैं? शाबाश। जी, क्या पॉवर्टी की एक रीजन है या ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल ज्यादा हो सकती है। तो इस टाइम जो मुद्दा अंडर कंसिडरेशन था वो क्या था? जी, वो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। तो अगर मैं ऐसे चेक कर रहा होता, तो मैं फिर उस बच्चे का ये आर्ग्यूमेंट काट देता। उसकी वजह ये है क्योंकि उसने तुक्का प्रोग्राम किया है, उसने इसके बारे में सिर्फ एक्सपोजिशन की है, उसने सिर्फ इसके बारे में तफसील से बताया है। तो तफसील से बताने को तो आर्ग्यूमेंट कहते ही नहीं है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो पॉवर्टी है उसकी पीछे जो असल वजह है वो वाकई ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये जो डेटा आप दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है, उसको यहां पर पॉवर्टी का ये बिल्कुल फजूल है। ये सिर्फ एक्सपोजिशन चूंकि आपने सीखी हुई है ना, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी हमारे यहाँ जो एसए की टीचिंग है वो हो रही है कॉज, इफेक्ट और सॉल्यूशन पे, या इम्पैक्ट और सॉल्यूशन पे। ये मॉडल है, ठीक है। तो ये जो मॉडल होता है ना, ये चलता है एक्सपोजिटरी एसेस में, एक्सपोजिशन में, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग और एक्सपोजिटरी स्टाइल या डिस्कोर्स। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसीलिए फिर बच्चे बेचारे जो हैं वो हर पैराग्राफ के अंदर जो है वो यही चीजें लिखते रहते हैं, डाटा देते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अपना बातें लिखते रहते हैं, किताबों के रेफरेंस देते रखते हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो सब चीजें देनी है, लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन तो तय करो, उनके अंदर कोई लॉजिक तो लाएं कि वो किसी चीज की तरफ इशारा तो करें, वो किसी चीज को कोई चीज प्रूव तो कर रही है। जी, मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये नहीं है कि आप सिर्फ लिख के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और तो आपको ये इसलिए मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को जो बेसिक्स हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव या आर्ग्यूमेंट जिसको कहते हैं वो इसका ये मेयार है, इसको आप फॉलो करें। आप कह रहे होते हैं जी वो मिस्टर ए के मुताबिक तो ये होता है, मिस्टर बी के मुताबिक ये होता है, मिस्टर सी के मुताबिक ये होता है, मिस डी के मुताबिक ये होता है। तो इस तरह जो है ना, ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट है बात। ठीक है, ये बात ही कॉमन सेंस के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ इंडोक्ट्रिनेशन, जब इंसान की अपनी सवाल करने की भी जो वो सकत है वो जवाब दे दे, क्योंकि आप फॉलोअर बन जाते हैं ना। ठीक है, तो फॉलोअर नहीं बनना, ठीक है, फॉलोअर नहीं बनना, जो है वो चीज को कॉमन सेंस की बुनियाद पर और रेशनैलिटी की बुनियाद पर मैयर करना है। ठीक है, डालोगी जी बात। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो इसका फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं, तो हम इसका लिखते हैं जी काउंटर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, तो एक दे देते हैं, दो दे देते हैं, ठीक है, जितने भी दे देते हैं। ठीक है, तो अब काउंटर आर्ग्यूमेंट के अंदर जो है वो आपको अगेन ट्रांजिशन डालनी है। ठीक है, और वो ट्रांजिशन जो है वो आपको पता है मल्टीपल तरह की हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जी फॉर एग्जांपल हैविंग सेड दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ये भी मुख्तलिफ तरह की आप जो है वो कि आप आल्दो को यूज कर सकते हैं।
ठीक है, कि ठीक है जी, जो सब बातें हमने की हैं वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन कुछ जेन्युइन बातें हैं जो बाकी लोग भी करते हैं। ठीक है, तो ये इनका भी कुछ कर लें। ठीक है, और फिर इसको आप लेके चलें। ठीक है, और फिर आप इसका एक पैराग्राफ जो है वो, डिपेंड करता है, एक नहीं मैं कह रहा, बट डिपेंड करता है कि आपका पेस क्या चल रहा है, आपका टेम्परामेंट क्या चल रहा है। ठीक है, और आपका टाइम कितना चल रहा है, तो फिर आप इसका जो है वो रिबटल दें। ठीक है, उसके ऊपर भी आप उसी तरह ट्रांजिशन डालें। ठीक है, और नंबर 5 पे आप इसको जो है वो, इसको कंक्लूड कर दें, इसका कंक्लूजन दे दें। ठीक है, डन होगी बात। अब जी, मेरा यहाँ पर आपसे एक छोटा सा आपको एक ट्राई करवानी है चीज, वो जिसको कहते हैं ना, टेस्ट तो करें ना, कम से कम थोड़ा सा है, खाते नहीं भी है तो टेस्ट तो करें। तो आपको टेस्ट ये कराना है कि अब ये सारा जो हमारा ऐसे था, एज यू ऑल नो कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो एक एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म की चीज है, ठीक है, वो यही है कि डिस्कोर्सेज की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, क्योंकि उस पर मेहनत ज्यादा लगती है ना। ठीक है, बच्चे आए, आप पहले दिन उनको टाइप्स ऑफ ऐसे बताएं, अगले दिन आप उनको आउटलाइन बनाना सिखाएं, इस तरह करके 15-20 लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चा वो आपको अच्छी हैंडसम अमाउंट दे रहा है, लेकिन आपने उसको लिखना जो है वो नहीं सिखाया। ठीक है, तो इसीलिए फिर, अब मैं देखिए आपको स्टोरी सुनाता हूँ सेम। अब आपने यहाँ पर पैराग्राफ एक बताएं जी, ग्लोबलाइज सॉरी, वर्ल्ड पीस जो है वो कैसे पॉसिबल है, कोई एक रीजन बताएं। कल्चरल लिख लें, कल्चरल फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, ये लिख दूं जी, अगर आपको इतराज ना हो तो हम लिख देते हैं कि कल्चरल इंटीग्रेशन लीड्स टू मोर एंड मोर। जी, जी, कल्चरल इंटीग्रेशन लीड्स टू मोर एंड मोर। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, एंड ग्लोबल जो पीस है, वर्ल्ड पीस है। ठीक है, बट ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, मजे की बात क्या है कि पेपर में आपने 8 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या 4 पैराग्राफ आपने लिख दिए आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल में। क्योंकि ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव था, तो इसीलिए हमने भी जो ज्यादा अपनी जो ऊपर पॉलिश लगानी थी, वो आर्ग्यूमेंटेटिव ही लगानी थी। लेकिन हमें लगा कि यार ये एग्जामिनर मेरा बोर ना हो जाए, ठीक है, इसको ना थोड़ा ट्विस्ट कराते हैं कुछ। तो आपको ने सीखा हुआ था कि नरेशन नाम की भी एक चीज होती है। ठीक है, तो आपने मौका देखा और चौका लगा दिया। मौका क्या देखा आपने, मौका आपने ये देखा कि कल्चरल इंटीग्रेशन का पॉइंट है। तो आपने कहा यार, ठीक है, मैंने अगले दिन कोई स्टोरी सुनी है, ठीक है, मैंने कोई जो है वो मूवी देखी है, या मैंने कोई जो है वो किसी की डिबेट सुनी है, ठीक है, या मैंने जो है वो कोई किसी की स्पीच सुनी है। तो आप क्या कीजिए, आप बात कीजिए यहां से, एक स्टोरी बिल्ड कीजिए। यहाँ आपको पता होना चाहिए नरेशन क्या है। तो नरेशन ये है कि कोई भी फिक्शन या नॉन फिक्शन कहानी आपने डेवलप करनी है। ठीक है, उस कहानी के अंदर एक कोर्स प्लॉट होना चाहिए, उसका एक थीम होना चाहिए, और वो कहानी जो है वो ऑफ कोर्स अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, और जब वो कहानी जो है, ठीक है, वो खत्म हो, तो उसके एंड पे कोई बात जो है वो कंक्लूड हो रही हो। ठीक है, उसका कोई एक एक जो कह लें कोई जिस्ट है वो निकलता हो। अब मजे की बात क्या है, मैं अब अगेन, अगर आप में से जो बच्चे उर्दू मीडियम के हैं उनसे तो खास तौर पर बड़ी माजरत के साथ, यार आपको याद होगा हम छठी, सातवीं, 8वीं क्लास में ना एक पैराग्राफ पढ़ते होते थे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक, उसके ऊपर एक टाइटल लिखा होता था, यूनिटी स्ट्रेंथ। जी, उर्दू मीडियम वाले बच्चों को तो बिल्कुल ये याद होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट के अंदर भी प्रूव करना था ना कि भाई वाकई ही जुड़े रहने में ताकत है। ठीक है, बिखरने में ताकत नहीं है, जुड़े रहने में। तो फिर आपको याद है वो एक स्टोरी आपने पढ़ी थी जी, भूल गए हैं कि याद है? जी, जी, वो स्टोरी याद है आपको?
तो वो स्टोरी जरा लिखना शुरू करें यहां से। एक था लकड़हारा, शाबाश। उसके थे चार बेटे, वो मरने वाला था। उसने कहा इनको मैंने क्या सिखाना है, यूनिटी सिखानी है। ठीक है। उसने उनको कहा जाओ भाई लकड़ियां लेकर आओ। वो लकड़ियां लेकर आए। उनको कहा भाई, ठीक है, जी जी, वो बांधो। उन्होंने बांधी। उन्होंने कहा इसको तोड़ो। उन्होंने कहा नहीं टूटी। उसने कहा ये देखो जुड़े रहने से बरकत है। फिर उसने कहा चलो इनको खोलो, तो खोल दिया। खोलने के बाद पता चला कि भाई अब इसको सिंगल सिंगल करके तोड़ो। तोड़ा तो टूट गए। उसने कहा देखो अलैदा अलैदा रहने से इंसान शिकस्त खा जाता है। तो मेरे बच्चों, आपने इत्तेफाक में रहना है, इकट्ठे रहना है, एक दूसरे के साथ बड़ी ताउन करना है। ताउन बड़ी नेक चीज है, बहुत आला चीज है। ठीक है। और यूनिटी जो है ये साबित हो रही है। ठीक है। हेंस, हेंस यूनिटी इज स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात बस आपसे पूछना चाहता हूं कि सुनाई तो हमने क्या है, कहानी। लेकिन आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो अभी तक भी कन्विंस ना हुआ हो कि ये कहानी बड़ी कमजोर थी, इससे यूनिटी स्ट्रेंथ प्रूव नहीं होता। जी। क्या बेसिक कॉमन सेंस को, जारी बात है अब आप फिलोसफर तो नहीं हम बनेंगे, लेकिन क्या हमारी बेसिक कॉमन सेंस के अंदर ये चीज, ये कहानी इसको प्रूव कर रही है? जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये करीब करीब उसके कोई थोड़ा उसको उसको इशारा कर रही है कि ठीक है यार बंदा बात ठीक कर रहा है? तो अगर ये कहानी लॉजिक के थ्रू, जी, ये लॉजिक के थ्रू प्रूव हो रहा है, तो फिर मेरा थर्ड अटेम्प्ट के बच्चे से, सेकंड अटेम्प्ट के बच्चे से खास तौर पर ये क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तो बेचारे अभी, इन्होंने तो अभी काफी पैसे जाया करने हैं। लेकिन सेकंड और थर्ड वालों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को अभी तक भी ये कहानी लिखनी क्यों नहीं आती। ठीक है। दो दो तीन तीन चार चार टीचर से भी आपने पढ़ लिया है। वाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट क्रिएटिवली। आप अपने आप को चांस क्यों नहीं देते हैं? इसमें क्या साइंस है, मुझे दिखा दें। जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई बात बता दें कि क्या इसमें कोई डिफिकल्ट चीज है? यार जब आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये प्रैक्टिस ही नहीं करोगे कि एक सफे की कहानी भी लिखी जा सकती है, तो फिर पेपर में कैसे लिखेंगे? और टीचर भी जो है वो आपको कैसे इंकरेज करेगा? ठीक है। तो देखो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे था, लेकिन हमने उसमें क्या लिख दी है, कहानी लिख दी है, नरेशन लिख दी है। जी। डज इट मेक सेंस और नॉट? ओहो भाई, काउंटर आर्ग्यूमेंट में नहीं लिखनी, जिधर मर्जी लिख दो। जैक के नाम से जो आईडी है, यार इतना इंटेलिजेंट सवाल ना करें प्लीज। इन्हीं सवालों की वजह से जो है ना वो लोग जो है ना वो फिर ऐसे के टीचर भी का भी मसला हो जाता है ना कि वो आप लोग इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे ना। ये कहीं भी लिख सकते हैं यार, इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट में थोड़ी लिखना है। इट्स अ बॉडी पैराग्राफ। यस मरियम बिल्कुल सही कह रही है, इट्स अ बॉडी पैराग्राफ। मकसद है बात को कहानी के थ्रू लिखना। अंदर तो प्रूव करना ही करना है ना, क्योंकि ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव है। तो कहानी सिर्फ ऐसे हवा में नहीं सुना देनी। कहानी के एंड पे भी देखो, हैंस का वर्ड यूज किया मैंने, हैंस का। जी। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इस तरह से जी, ये चीज जो है, ये आप लोग अपना जो पूरा ऐसे है, ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और फिर जो है वो थोड़ा मजा भी आएगा। और फिर जो है, ठीक है, जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। तो अब मेरी आपको ये सजेशन है, ठीक है, कि आप लोग जो है, वैसे तो आज सिर्फ बड़े थोड़े बच्चे थे जिन्होंने आउटलाइन लिख के भेजी है, लेकिन कोई बात नहीं है, जितने भी लिखेंगे आप लोग एक काम कीजिए, जो स्टेटमेंट है वो कोई भी ले ले। ठीक है। या मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, या कमेंट वगैरह में हम लगा देते हैं, ठीक है। या कोई भी स्टेटमेंट ले लें जो आर्ग्यूमेंटेटिव हो। ठीक है। तो आप लोग जो है काम करें, आप लोग इसकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन, ठीक है, और बल्कि इंट्रोडक्शन अभी रहने दें, एक वन पैराग्राफ, कोई भी एक पैराग्राफ, ये दो चीजें जो है ये आप लोग जो है वो लिख के कल तक, कल मॉर्निंग तक जमा करा दें, ताकि मैं थोड़ा देख लूंगा। और फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जी जी जी।
ठीक है, वो डन हो गया जी। अब देखिए, मैं यही कर सकता हूँ ना, ठीक है, कि आज हम बैठ के लाइव जो है वो अपनी क्लास में ये स्ट्रक्चर जो है इसको कल मैंने सिर्फ पढ़ाया, ठीक है, और आज मैंने उसको कोशिश की है कि एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करूं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम इस पे एक दो दिन जो है वो और भी एक आधा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलहाल ये इसको आप एक दफा करें ना तो फिर आगे देखिए, ठीक है। तो अब आगे जो है इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा, ठीक है, वो एक जो हमारे लिटरेरी एसेस हैं, ठीक है, ठीक है, जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, इस तरह के जो चीजें इनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो आर्ग्यूमेंट रहना चाहिए, और इसको, ठीक है, आई होप जी कि जो है वो जी, ये आप स्टेटमेंट यही ले लें जी, इज वर्ल्ड पीस रियली पॉसिबल, इस डिबेट को खत्म कर देते हैं, ठीक है जी। जी, इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल, आप यही ले लें, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मैं वही बताने लगा हूँ जी, ठीक है। ये नंबर है जी, जीरो एकेडमी का, 0324577244 6, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर भी और कल वाला भी ये यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अ, जो इवेल्युएशन है, ठीक है जी, उसका भी मॉडल अब मैंने चेंज कर दिया जी। ये भी एक मार्केट के अंदर जो है ना बहुत बड़ा इशू था, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारी जो इवेल्युएशन का मॉडल आएगा, ठीक है, वो टू टीचर्स का मॉडल है, ठीक है। ऐसे का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट टीचर चेक करेगा, ठीक है, और जो उसकी ग्रामर होगी वो डिफरेंट टीचर चेक करेगा, ताकि बच्चे को वाजे तौर पर पता हो कि मेरी ये गलतियां ग्रामर की हैं और ये गलतियां स्ट्रक्चर की हैं, ठीक। तो इसीलिए जो आप लोगों की ये अभी जो क्लास चल रही है, ये मैं ले रहा हूँ क्लास, ये स्ट्रक्चर के ऊपर है, हम ऐसे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो इंग्लिश की जो स्पेशलिस्ट हमारी टीचर्स हैं, डॉक्टर इकरा, ठीक है, शी विल बी चेकिंग द ग्रामर पार्ट, ठीक है, एंड आई विल बी चेकिंग द स्ट्रक्चर पार्ट। और ये ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि आप जो भी इवेल्युएशन है होगी उसको चैलेंज भी, यानी कि चैलेंज करने से मुराद है कि आप उसके साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, कि यानी कि ये चीज गलत हुई है तो आपने इसको क्यों गलत किया है, अगर इस चीज को आपने सही किया है तो सही किया है। ये नहीं है कि बस ठीक है जी वेरी गुड, तो वेरी गुड नहीं होगा, ठीक है। जो ऐसे की रिक्वायरमेंट होगी, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, उसको सामने रख के स्टैंडर्ड, ठीक है, वो इवेल्युएशन होगी। ये नहीं है कि बस ठीक है जी आप बेहतरीन जा रहे हैं और बेहतरीन जा रहे हैं और वेरी गुड, ऐसा नहीं है। बच्चे को खुद पता होगा कि वो इम्प्रूव कर रहा है या वो इम्प्रूव नहीं कर रहा, ठीक। ये नंबर है एकेडमी का, और चैनल के ऊपर भी ऐसे के हवाले से या डिस्कोर्सेज के हवाले से सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, कि आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होती है, नैरेटिव क्या होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आई होप कि मैंने जो इस ऐसे की मेरी असल नीयत या कोशिश यही है कि हम मार्केट के अंदर एक अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है वो पैदा करें, कि ये जो हमारे बच्चे बेचारे फंसे हुए हैं, ठीक है, इनको थोड़ा आजाद करें हम, ठीक है, इनको हम थोड़ा सा जो है वो अ, ये स्पेस दें कि ये अपनी भी कोई प्रायोरिटी बनाएं या अपनी राइटिंग की तरफ भी आए। बहुत ज्यादा ये लोग ना मुख्तलिफ जो कह लें एक 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 जो वो स्ट्रक्चर्स हैं और उनके अंदर फंसे हुए हैं, तो लिबरेट हो जाएं, फ्री राइटिंग करें, ठीक है, ताकि एक अच्छी राइटिंग जो है ना वो कल को आप लिख सकें। 6-6 साल लोग CSS पर 5-5 साल लगाएंगे, तो उसके दौरान अगर ये बंदा साल भी बैठ के मेहनत कर लेना, 6 महीने भी, तो अच्छी खासी जो राइटिंग है, ठीक है, वो हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है, मेथड आपको सिखा दिए, अब अपने आप पर भरोसा करें, रीडिंग वगैरह करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी राइटिंग पर आए, ठीक, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है अब ये आपने मार्केट से आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। डन होगी जी बात, ठीक है, अपना ख्याल रखिए। और कल इंशाल्लाह 11 बजे जो है जी वो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। और अपना फीडबैक जो है वो प्लीज आप हमें अपना फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, और यूट्यूब पे भी जो है वो आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।